हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी को कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ आप उसको भी देख लें, क्योंकि ये पांचों वीडियो जो हैं वो लिथोस्फीयर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। पहले जो लेक्चर था मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में उसमें समझाया था। दूसरे में रॉक एंड रॉक साइकिल। तीसरे में प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताया था, है ना, और कुछ प्लेट्स जो हैं कन्वर्जन प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट, है ना। और चौथे वीडियो लेक्चर में मैंने थ्योरीज कवर की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और पाँचवें इट मीन्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने वर्ल्ड माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में समझाया है। उसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का ये लिथोस्फीयर का छठवां टॉपिक वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। वॉल्केनोज बेसिकली अगर हम समझे तो वॉल्केनो जो वर्ल्ड है वो कहाँ से आया, तो हम जानते हैं जो जियोलॉजिस्ट होते थे बेसिकली वो ग्रीक से रिलेटेड है। ग्रीक के लोगों में ये परसेप्शंस था कि जो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड मतलब क्रस्ट के नीचे एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड का एक गॉड है। ठीक है ना। उसको हम ये भी बोलें कि अंडरवर्ल्ड और गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ठीक है ना। तो उनका मानना ये था कि गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, उनका नाम है वुल्कन। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो अगर अर्थ पर कुछ ऐसी अनएथिकल चीज़ें होती हैं तो वो अपने जो फर्नेस है, ठीक है ना, इट मीन्स एक हीटेड पूरा का पूरा एक रिजर्वायर है, उससे वो स्टोक्ड करते हैं, जो वॉल्केनो के रूप में हम अर्थ पे देखते हैं, है ना। ये एक परसेप्शन है ग्रीक लोगों के द्वारा उस टाइम, और उन्हीं के द्वारा ही वुल्कन से वॉल्केनो वर्ल्ड बना, और आज भी हम वॉल्केनो वर्ल्ड ही बोलते हैं। बट जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो ये जो मिथ है उसको नहीं मानते। उनका सीधा सा कहना है कि जो वॉल्केनो है वो उसके आने का एक ही कारण है, वो है क्रस्टल डिस्टरबेंस। ठीक है ना। क्रस्ट के डिस्टरबेंस के कारण ही वॉल्केनो आता है। जो जोन है वो वीक है। वीक क्यों? जो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं हमारे अर्थ पर, जो फॉल्टिंग क्रिएट हुई है हमारे अर्थ पर, वो वहाँ पे उनका कहना है कि वो क्रस्ट वीक हैं, और उस क्रस्ट वीक होने की वजह से जो नीचे का मॉर्टेन मैग्मा है वो कहीं ना कहीं क्रस्ट को ब्रेक करके वॉल्केनो के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है। तो हम उसी सेक्शन में आज के इसमें देखेंगे कि वॉल्केनो की टेक्निकलिटी और वॉल्केनो की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर सडन और एब्रप्ट एक्सप्लोजन क्रस्ट पर होता है, ठीक है ना, तो उसको हम वॉल्केनो कहेंगे, है ना। मैग्मा जो होता है बेसिकली, मैग्मा बनता कैसे कैसे है, उसमें जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा कंटेंट होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन का, ठीक है, और समहाउ नाइट्रोजन का, है ना, और क्लोरीन का। तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं इनका भी मैग्मा में क्या होता है, कंटेंट शामिल होता है। बेसिकली इन कंटेंट के शामिल होने का की वजह से ही जो लावा है जो बह रहा है उसमें जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, ड्यू टू द वाटर वेपर एंड द कंटेंट ऑफ गैसेस। अब हम समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वॉल्केनिज्म जो आता है वो कहाँ कहाँ आता है। तो पहला रीज़न है पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर के बारे में मैं बता दूं कि जो आपका जापान फिलीपाइंस है उसका जो ईस्टर्न रीजन है, प्लस जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का वेस्टर्न रीजन है, इसके बीच का जो पोर्शन है वो है पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन का जो यहाँ एक रिंग क्रिएट होती है उसको बोल देते हैं पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। यहीं पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पूरे अर्थ में देखे जाते हैं। ये क्यों आते हैं यहाँ पे? ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, सबडक्ट होती हैं, और उसकी वजह से हमको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है ना। सेम एज ओशन और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से भी हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों की वजह से ही वॉल्केनोज हमको देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंस जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तब भी वॉल्केनो को देखने को मिलता है। डाइवर्जेंस जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती हैं तब भी। लाइक ओशन में क्या होता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पे मिड ओशनिक रिज बनता है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा। तो इस मिड ओशनिक रिज के आसपास भी क्या होते हैं, वॉल्केनोज क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे जो ओशन में हम जानते हैं बेसाल्टिक इरप्शन होता है, और कॉन्टिनेंट में एंटीसाइटिक इरप्शन होता है। तो ओशन में जब प्लेट्स दूर जाती हैं तो यहाँ बेसाल्टिक इरप्शन होता है, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होता है। ठीक है। तो यहाँ वॉल्केनो आता है तभी तो न्यू ओशनिक क्रस्ट बनते हैं। ठीक है, ये एक हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि एक मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ पे वॉल्केनो आता है, उसको हम मेडिटेरेनियन वॉल्केनिज्म कहते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि टेथिस सी एक था।
टेथिस सी, जहाँ पे यूरेशियन प्लेट्स के नीचे एक टेथिस सी था। इंडिया प्लेट्स जब आई तो ये टेथिस सी क्या हो गया, गायब हो गया। इसके जो सेडिमेंट्स थे वो हिमालय के फॉर्म में आज क्रिएट हो गए। लेकिन कुछ इसका रीज़न था, वेस्टर्न रीजन था जो बचा, उसको हम आज की डेट में मेडिटेरेनियन सी में देखते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे प्लेट्स बहुत ज़्यादा है। इस प्लेट्स के टकराने की वजह से यहाँ पे वॉल्केनो देखने को मिलता है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें एंडीसेटिक इरप्शन देखने को मिलता है। एंडीसेटिक इरप्शंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट प्लेट्स होंगी वो टकरा रही होंगी, इस वजह से एंडीसेटिक इरप्शन। फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन होता है, मतलब ग्रेजुअली बेसिस पे यहाँ पे इंटरेक्शन देखने को यहाँ पे मिलता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो माउंट एटना और माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वॉल्केनो, बिकॉज माउंट वेसुवियस आपका इटली में लोकेटेड है। बट बेसिकली इसमें बहुत से वॉल्केनोज, फ्रिक्वेंट वॉल्केनोज आ चुके हैं, और मोस्ट डेंजरस वॉल्केनो माउंट वेसुवियस वॉल्केनो को बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में यह बोला जाता है कि ये एक टाइम था 79 AD, इस टाइम यहाँ पे वॉल्केनो आया था, और अभी हाल फिलहाल में 1631 में फिर से यहाँ वॉल्केनो आया। माउंट वेसुवियस को एक टाइम लोगों ने बोल दिया था ये जो वॉल्केनो है वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हो गया है, बट 1631 में आके ये इस वॉल्केनो ने सरप्राइज़ किया, और बेसिकली बहुत से 4,000 लोगों को यहाँ डेथ हुई उनकी, है ना। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये एक्टिव वॉल्केनो है, या डॉर्मेंट वॉल्केनो है, या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ये 3 वॉल्केनो ही होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये एक माउंट वेसुवियस के बारे में स्पेशलिटी थी। नेक्स्ट देखते हैं तो हॉट स्पॉट वॉल्केनो। हॉट स्पॉट वॉल्केनो में बेसिकली क्या होता है कि नीचे एक मैग्मा है, ठीक है ना। जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो मूव करती रहती हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है कि ये क्रस्ट वीक है, इस वजह से यहाँ पे वॉल्केनोज आते हैं। फिर शिफ्ट हुआ, फिर वॉल्केनो आया, फिर शिफ्ट हुआ, फिर वॉल्केनोज आया, ये आर्कीपेल को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो हवाई, रियूनियन, कुर्ली और लूशियन, ये सभी हॉट स्पॉट वॉल्केनो का एक परफेक्ट उदाहरण है, ठीक है। मैग्मा फ्रॉम डीप इंटीरियर बेसाल्टिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेट्स मूव कर रही हैं, और इन प्लेट्स के मूव करने से क्या होता है, बेसिकली नीचे एक रिजर्वायर है, एक हीटेड रिजर्वायर है मान लीजिए, और ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, और यहाँ पे आइलैंड आर्क क्रिएट होते जाते हैं, ठीक है। प्लेट्स मूव की, यहाँ भी बना, फिर प्लेट्स मूव की, नए प्लेट्स में बना। तो जैसे आज जापान देख लीजिए, फिलीपाइंस देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं हॉट स्पॉट वॉल्केनो का ही एक आउटकम है, ठीक है। साथ ही साथ हवाई, रियूनियन, कुर्ली और एलुशियन, ये सब भी, ठीक है। जो मैंने ये पिक लगाई है ये लावा प्लेट्यू का एक परफेक्ट पिक्चर है, ठीक है। देखते हैं कि बेसाल्टिक इरप्शन और एंडीसेटिक इरप्शन में डिफरेंस क्या होता है। बेसाल्टिक इरप्शन बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जब बेसाल्टिक इरप्शन तब होगा जब ये ओशन पे वॉल्केनो आए, कहाँ पे, ओशन पे। और एंडीसेटिक इरप्शन तब होगा जब कॉन्टिनेंट पे आए, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें हैं, मिड ओशनिक रिज एंड हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म्स, ठीक है। ये बेसिकली मिड ओशनिक रिज कहाँ पे देखने को मिलता है, ओशन में देखने को मिलता है, और हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म भी ओशन में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे बेसाल्टिक इरप्शन होता है। और वॉल्केनिक आर्क्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये सब कहाँ आते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स हम जानते हैं, लाइक रॉकीज़, लाइक एंडीज़, ये सब वॉल्केनिक माउंटेन्स है, ये कॉन्टिनेंट पे है, एंडीसेटिक इरप्शन होगा, ठीक है। बेसाल्ट हाईली फ्लूइड मोबाइल होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो विस्कोसिटी है, इसमें हाईली फ्लूइड मूवमेंट करने की क्षमता है, ठीक है, बेसाल्टिक में। और एंटीसाइड में क्या होता है, लेस फ्लूइड मोबाइल, मतलब इनका जो लावा है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, ठीक है ना। स्प्रेड अक्रॉस ईजली, ठीक है ना। इस हाईली फ्लूइड है इसलिए ये ईजिली स्प्रेड करेगा। वहीं एंटीसेटिक इरप्शन जो होगा वो लेस या शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन इंटेंस प्रेशर के साथ, ठीक है ना। जो बेसाल्टिक इरप्शन है वो क्वाइट इरप्शन होता है, ठीक है ना। इट मीन्स जो उसका एक्सप्लोजिवनेस होता है वो लेस होता है, वहीं एंटीसेटिक इरप्शन का जो एक्सप्लोजिवनेस होता है वो हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि वॉल्केनो जब आते हैं तो वो लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। अर्थ के ऊपर कुछ और, अर्थ के नीचे कुछ और। अर्थ के नीचे इट मीन्स क्रस्ट के नीचे, ठीक है ना। क्रस्ट के नीचे जो लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे वो इंट्रूसिव कहलाएगा, क्रस्ट के ऊपर जो लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे वो एक्सट्रूसिव कहलाएगा। चलिए उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा ने क्रिएट किया क्या, बैथोलिथ। बैथोलिथ सेक्शन मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये क्या है, अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ मैग्मा है,
ये मैग्मा है, ठीक है। अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो सेक्शन है, यहाँ मान लीजिए मैग्मा स्टोर हो के बढ़िया रिजर्वायर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसको हम मान लिए ये बैथोलिथ है। अब इसी बैथोलिथ से जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म ऑफ वल्केनोज हैं वो क्रिएट होगा। यहीं से एक वेंट जाएगी, वेंट मतलब आप समझते हैं जो मेन लावा को कैरी करता है जो पाइप, उसी को हम वेंट बोल देते हैं, और यहीं पे लावा ऐसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी वेंट से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट होती हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी बेसिस पे हमने उसका नाम दिया है। तो चलिए स्टडी करते हैं क्या क्या नाम है। अगर कोई स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली बने तो उसको हम क्या कह देते हैं, सिल्स। जो कोई स्ट्रक्चर या ब्रांच वर्टिकली बने तो उसको हम क्या कह देते हैं, डाइक, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जैसे बैथोलिथ से गया बट वो अर्थ के क्रस्ट पे पूरी तरह से नहीं आ पाया, ट्रैप हो गया, तो उसको हम बोल देते हैं लैकोलिथ, ठीक है। क्या बोल देते हैं, लैकोलिथ। और जो भी कोई स्ट्रक्चर अगर वो कहीं पे अर्थ पे सेडिमेंट्स ऑफ बेड पे ट्रैप हो गया और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया तो उसको हम बोलते हैं लोपोलिथ, ठीक है ना। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को लोपोलिथ। और ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि एंटीस्लाइन और सिंसलाइन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर सेडिमेंट बेड्स पे वो बना दिया तो उसको हम बोल देते हैं फैल्कोलिथ। क्या बोल देते हैं, फैल्कोलिथ। और यही, और बैथोलिथ को हम दूसरा क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव ग्रेनाइट रॉक्स या फिर प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। बेसिकली जो मैग्मा होता है जो कि ट्रैप हो जाता है, वो है तो एक प्रकार का इग्निशियस रॉक ही, इग्नियस रॉक्स ही है। इग्नियस रॉक्स को ही प्लूटोनिक रॉक्स बोल दिए, ठीक है ना। और इन्हीं का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है ना, ये जो इग्नियस का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो उसको हम लिथ के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिथ क्रिएट करता है इंट्रूसिव इग्नियस इंट्रूजन। उसमें बेसिकली हम लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैल्कोलिथ और बैथोलिथ, ये सब हम इंट्रूसिव इग्नियस इंट्रूजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और सिल्स डाइक अकॉर्डिंग टू देयर फ्लो, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म या एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, जो अगर वॉल्केनो है वो बाहर आ गया, यहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर होंगे वो हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या होते हैं और वॉल्केनिक कोन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। वॉल्केनिक कोन्स में तीन चीज़ें पढ़ेंगे, शील्ड वॉल्केनो, इसको डोम वॉल्केनो भी बोलते हैं, सिंडर वॉल्केनो और कंपोसाइट वॉल्केनो, ठीक है। पहले देख लेते हैं लावा प्लेट्यू क्या होता है। लावा प्लेट्यू बेसिकली क्या है, हॉट स्पॉट वॉल्केनो ऑन कॉन्टिनेंटल वॉल्केनो, हॉट स्पॉट वॉल्केनो ऑन कॉन्टिनेंटल वॉल्केनो, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट है, ठीक है। जब प्लेट की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी तो ये कुछ कुछ रीजन से गुजरे थे जहाँ पे नीचे हॉट स्पॉट था। हॉट स्पॉट मतलब मैग्मा एक्टिव था, जिसकी वजह से, अब ऐसा तो नहीं है प्लेट आई खिसक के चली गई, उसमें बहुत टाइम लगता है। इसकी वजह से यहाँ पे इरप्शन भी हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन। इसकी वजह से यहाँ पे नए नए क्रस्ट भी क्रिएट हुए। उस क्रस्ट में उनको हम प्लेट्यूज आज की डेट में बोलें। हमारा इंडियन का डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन ट्रैप साउथ सर्दर्न इंडिया में, तो बोला जाता है जब शिफ्टिंग हुई थी तो रीयूनियन आइलैंड के पास यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स बने, ठीक है ना, प्लेट्यूज बने। उसी प्लेट्यूज को हम हॉट स्पॉट वॉल्केनो का ही फेनोमेनन बोलते हैं। ये बेसिकली बेसाल्टिक इरप्शन हुआ, क्यों, क्योंकि ये ओशन से इसका जो लावा है वो आया, ठीक है ना। स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, ये लेयर वाइज लेयर रहता है, मतलब एक बार आया, ये सॉलिडिफाई हुआ, दूसरा एक्टिव तो है ही है, तो ये लावा इरप्ट होता रहता है, सॉलिडिफाई होता रहता है, तो लेयर ओवर लेयर भी इसको बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसका डेक्कन लेयर ट्रैप्स है। इंडियन डेक्कन ट्रैप्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो जो ये इंडियन प्लेट्स पास्ड ओवर हॉट स्पॉट नियर रीयूनियन आइलैंड, जैसे मैंने आपको बताया बेसाल्टिक इरप्शन हुआ, रीयूनियन आइलैंड के पास ये गतिविधि हुई शिफ्टिंग के वक्त। लेयर ओवर लेयर लुक लाइक स्टेप्स डेक्कन लावा ट्रैप्स, है ना। इसका बेसिकली हम देखेंगे कि जो भी ये हॉट स्पॉट वॉल्केनो ये लावा प्लेट्यू बनता है, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर रहता है। ये देखिए आप, ये ऊपर है, ये इसका नीचे स्ट्रक्चर, ये भी सॉलिडिफाई होगा, लेकिन ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप देखें तो सीधे बता दीजिए कि ये क्या है, लावा प्लेट्यू है एक, ठीक है ना। इसका वर्ल्ड में बहुत सा इसका एग्जाम्पल है वर्ल्ड में। इसमें पहला तो है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ठीक है। दूसरा है ओजार्क प्लेट्यू, तीसरा है यूनान प्लेट्यू और चौथा है शान प्लेट्यू, ठीक है ना। और भी है, बाल्कन प्लेट्यूज़ हैं, साइबेरियन प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है ना।
ईशान प्लेट्यू कहाँ पड़ता है याद रखेंगे आप, म्यांमार में पड़ता है, यूनान चाइना में पड़ता है, ओजार्क यूएसए में पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप बाई प्लेट्यू अफ्रीका में है, कटांगा प्लेट्यू है, ये सभी सब लावा प्लेट्यू के उदाहरण हैं। जितने भी प्लेट्यूज हमको दिखते हैं वो लावा प्लेट्यू ही हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स है ना, सम वॉल्केनिक एक्टिविटी वर हैपेंड, और ये डेक्कन ट्रैप या फिर बोल सकते हैं लावा प्लेट्यूज, जितने भी प्लेट्यूज हैं वो फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। मतलब आज के डेट में हम ये मत समझिएगा कि कोई भी कॉन्टिनेंट में अगर प्लेट्यूज हैं तो वो उस टाइम बने हैं जो अभी जिस पोजीशन पे है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ड्रिफ्टिंग के वक्त पूरे ओशन में कहीं ना कहीं ऐसा वीक क्रस्ट क्रिएट हुआ होगा और वहाँ पे मैग्मा रहे होंगे, जिसकी वजह से ये पूरा प्लेट्यूज क्रिएट हुआ, ठीक है ना। अब कुछ वॉल्केनिक कोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉल्केनिक कोन्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, शील्ड, सिंडर, कंपोसाइट। इसमें मैं आपको एक सिंपल अंतर ये बता दूं कि जो शील्ड होते हैं, शील्ड डोम वॉल्केनोज होते हैं, ये हाइट गेन नहीं कर पाते हैं, एक फ्लैटेंड टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं वो ये इसी प्रकार के होते हैं, शील्ड डोम वॉल्केनोज होते हैं। हॉट स्पॉट रीजन में जो बनते हैं, जैसे मैंने आपको जापान, म्यांमार, वो हाइट गेन नहीं कर पाते हैं। म्यांमार सॉरी नहीं, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ये सभी के सब शील्ड डोम वॉल्केनोज के ही स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। इसमें ये जब क्रिएट होता है तो ये क्या होता है, हाईली फ्लूइड लावा होता है, ये याद रखेंगे, हाईली फ्लूइड लावा होता है। मैं अभी सिर्फ शील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेसाल्टिक होता है क्योंकि ओशन से इसका लावा निकल रहा है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, इसलिए इसको डोम वॉल्केनो या शील्ड वॉल्केनो बोलते हैं। इसका जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो क्वाइट वॉल्केनो होता है। एग्जांपल मैं दूं तो हवाई, जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे जो आज भी वॉल्केनिक एक्टिविटी दिख रही है वो शील्ड डोम वॉल्केनो का ही एक एग्जांपल है। सिंडर कोन में आ जाते हैं। सिंडर कोन्स बेसिकली ओशन और कॉन्टिनेंट का जब क्लोजन होता है, जैसे कि रॉकीज़ हो गए, एंडीज़ हो गए, है ना, ये फॉर्म हुए तो एक वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएट होता है, तो ये सिंडर कोन्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। सिंडर कोन्स बनते हैं। इसका जो फ्लूइड है वो लेस फ्लूइड होता है, याद रखेंगे, लेस फ्लूइड होता है। ये एंडीसिटिक होता है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे आ रहा है लावा, ठीक है ना। एक्सप्लोड, वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, ये याद रखेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि वो क्वाइटली इरप्ट होता है, ये वायलेंटली इरप्ट हो रहा है, ठीक है। विस्कस लावा सॉलिडिफाई एट शॉर्टर डिस्टेंस। जो एरिया है वो हाइट तो गेन करता है बट उसका डायमीटर इंक्रीज नहीं होता है, एरिया वो गेन नहीं कर पाता है। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं तो माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में पड़ता है, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट मैं बताऊं तो कंपोसाइट कोन बेसिकली दोनों का हाइब्रिड है। ये शील्ड और सिंडर दोनों का हाइब्रिड है कंपोसाइट। ये हाइट भी गेन करता है, एरिया भी गेन करता है, ठीक है ना। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं इसके एग्जांपल होते हैं। ईच न्यू इरप्शन न्यू लेयर ऑफ ऐश एंड लावा। जितनी बार इरप्शन होता है उतनी बार ऐश और लावा का लेयर क्रिएट होता है। फिर इरप्शन हुआ, फिर ऐश लावा, फिर इरप्शन हुआ, तो ये एरिया भी कवर करता है, प्लस लार्ज भी रहता है, हाईएस्ट भी रहता है। जो भी बोलना है, ये एक्चुअल वॉल्केनो का परफेक्ट एग्जांपल है कंपोसाइट कोन, ठीक है ना। लावा सीमेंट द वॉल्केनिक मटेरियल। जो लावा होता है वो वॉल्केनिक मटेरियल को क्या करता है, सीमेंटेड करता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखें तो स्ट्रम्बोली जो है, माउंट स्ट्रम्बोली, ये इसका एग्जांपल है। माउंट विसुवियस विच इज़ द वेरी कैटास्ट्रॉफिक वॉल्केनिक माउंटेन, वो इसका एग्जांपल है। माउंट फूजी जो जापान का है वो भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, कंपोसाइट का। तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। ये जो पिक है इससे आप समझ पा रहे होंगे। शील्ड को देखिए आप, इसका हाइट नहीं है बट इसकी एरिया ज़्यादा है। सिंडर को देखिए, ये एरिया ज़्यादा कवर नहीं करता, कुछ हाइट गेन कर लेता है। कंपोसाइट इज़ द हाइब्रिड ऑफ बोथ। ये एरिया तो कवर करता ही है प्लस ये हाइट भी कवर गेन करता है, ठीक है। इसके में पहला टर्म ये है पैरासाइट कोन। पैरासाइट कोन बेसिकली कंपोसाइट जो कोन होते हैं इसमें आता है। कंपोसाइट कोन या कंपोसाइट वॉल्केनो में बताऊँ आपको तो ये क्या है। ये मान लीजिए कंपोसाइट वॉल्केनो है, मेन वेंट से इसकी आ रही है। जब मेन वेंट से इसका लावा आ रहा है, जब इसमें ब्रांचेस क्रिएट होने लगे, ब्रांचेस क्रिएट होके डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज यहाँ से निकलने लगे, ठीक है ना। यहाँ से भी इरप्ट हो रहा है, यहाँ से भी इरप्ट हो रहा, तो ये पैरासाइट कोन कहलाता है। पैरासाइट कोन बेसिकली यही है कि सेवरल ब्रांचेस ऑफ पाइप्स कमिंग आउट फ्रॉम द मेन सेंट्रल पाइप, जैसे मैंने आपको बताया। वॉल्केनिक कोन्स आर एनलार्ज्ड। सीधी सी बात है, ये वॉल्केनिक कोन है, यहाँ से दूसरी इरप्ट हुआ तो ये एक्सटेंड कर जाएगा तो कोन बढ़ जाएगा, तो वॉल्केनिक कोन्स आर एनलार्ज्ड, बढ़ते हैं, ठीक है ना। लावा फ्रॉम सेवरल माइनर पाइप्स मल्टीपल स्मॉलर कोन्स, मैंने आपको जैसे बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है फीमर होल्स। फीमर होल्स के बारे में ये बताया जाता है कि जब किसी वॉल्केनो से
अब लावा नहीं निकल रहा है, अब उससे निकलने लगा गैस और वाटर वेपर, तो ये मान लेना चाहिए कि अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है या फिर उसका लास्ट एक्टिव वॉल्केनो का लास्ट स्टेज आ चुका है, तब उसको फ्यूमरॉल्स बोल दिया जाता है, लास्ट साइन ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। इसमें सल्फर भी निकलता है इस सिचुएशन में, ठीक है ना। और ये जो सिचुएशन होती है ये बेसिकली ये है कि मैग्मा अब कूल्ड हो रहा है इनसाइड, ठीक है ना, और जो एमिशन है, एमिशन ऑफ लावा है, वो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है ना, उसको हम फ्यूमरॉल्स बोलते हैं। आप ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो क्रेटर के बारे में है। क्रेटर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो वॉल्केनिक वेंट होता है उसका डिप्रेस्ड पार्ट ही क्रेटर कहलाता है। वॉल्केनिक वेंट क्या होता है, मान लीजिए ये वॉल्केनो है, ये क्रेटर है, यही क्या है, वॉल्केनिक वेंट है। ये डिप्रेस्ड पार्ट है क्योंकि नीचे झुका हुआ है, डिप्रेस्ड पार्ट है, इसे क्रेटर कह देते हैं, ठीक है। ये फनल शेप्ड का होता है, दिख भी रहा होगा, मोस्टली इन सिंडर कोन्स में पाया जाता है, सिंडर कोन्स में ही ये क्रेटर जो है वो दिखता है। क्रेटर फिल्ड विथ, अगर ये मान लीजिए लावा अब इसमें इरप्ट नहीं हो रहा है, इसका लास्ट स्टेज आ चुका है, इसमें पानी भर जाए तो इसको सिंडर लेक भी वो सिंडर लेक नहीं, इसमें जो पहला कैल्डेरा है या फिर क्रेटर लेक बोलते हैं इसको क्रेटर लेक भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। कैल्डेरा क्या कहलाता है, मान लीजिए ये तो क्रेटर था, क्रेटर का जो ह्यूज पार्ट हो गया, मान लीजिए ऐसा कुछ, तो ये कैल्डेरा कहला जाता है, ठीक है ना, एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ क्रेटर। इसमें ये बताया जाता है कि इसमें छोटे छोटे क्रेटर्स क्रिएट हुए रहे होंगे और फिर पैरासाइट्स कौन फिर जाके बन गया होगा, बट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग ये वाली थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है कि वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ होगा किसका, लावा का, जिसकी वजह से ये जो स्पेस है वो ज़्यादा क्रिएट हुआ, इसको कैल्डेरा बोलती है, ठीक है ना। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये भी अगर एक्सटिंक्ट हो जाए और लावा कूल्ड होना शुरू कर दे और यहाँ पे पानी भर जाए तो इसको हम कैल्डेरा लेक बोल देते हैं। लावा प्लग क्या होता है, लावा प्लग बेसिकली अगर वर्टिकल कॉलम है, ठीक है ना, वर्टिकल कॉलम से सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ से लावा है, ये ट्रैप हो, ये क्या हो गया, ये कूल्ड हो गए, ठीक है, क्रेटर गायब हो गया, क्रेटर ये कैल्डेरा दोनों गायब हो गए, मान लीजिए वो सिर्फ वेंट बचा, तो इस वेंट को, वर्टिकल वेंट को लावा प्लग बोल देते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और जो क्रेटर है, कैल्डेरा है, वो इरोड हो गए हवा या फिर किसी और फैक्टर के द्वारा, ठीक है। ये तो था पूरा लावा का सेक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अर्थक्वेक पे। तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लें। लावा को पढ़ने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे एक है गीज़र और एक है हॉट स्प्रिंग, ठीक है ना, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। गीज़र बेसिकली, इन दोनों में आपको डिफरेंस बता दूं तो ये फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर है, मतलब एक एक्सप्लोजन के रूप में अगर गर्म पानी निकले ज़मीन के अंदर से उसको हम गीज़र बोल देते हैं। और हॉट स्प्रिंग वो है, मान लीजिए वो क्वाइट रहता है, एक्सप्लोडिव इतना नहीं रहता है, एक्सप्लोजिव टाइप का नहीं रहता, ठीक है ना। ये आपको वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाएगा, बट जो गीज़र होता है वो वहीं मिलेगा जहाँ पे मैग्मा का सोर्स होगा, शैलो सोर्स ऑफ मैग्मा होगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो येलो स्टोन अमेरिका में आपको ये मिलेगा गीज़र, ठीक है ना। ये मतलब बहुत ही एक्सप्लोजिव रूप से हॉट वाटर निकलता है। और जो ये जो रहता है हॉट वाटर, हॉट स्प्रिंग जो रहता है ये बहुत ही नीचे से ये निकलता है। ये बेसिकली इसका कारण ये रहता है कि मैग्मा का तो नहीं, बट जो रॉक्स होती हैं वो गर्म रहती हैं, उसकी वजह से ये जो पानी है वो भी गर्म होकर बाहर निकलता है और हॉट स्प्रिंग कहता है। हमारे इंडिया में भी उत्तराखंड साइड ये हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जो हॉट स्प्रिंग होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। हीट लविंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पाए जाते हैं, इस वजह से वो डिफरेंट कलर के होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। जो गीज़र होता है वो गीज़र में सिलिका मिला होता है, इस वजह से जो उसका एक्सप्लोजन होता है वो वायलेंट होता है। बेसिकली हमने पढ़ा है कि सिलिका जहाँ जहाँ होगा वो एक्सप्लोजन उतना ही लार्ज होगा और उतना ही एरिया वो क्रिएट करेगा, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ें तो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी है। जियोथर्मल एनर्जी भी बेसिकली अगर हम ये जो हमने पढ़ा गीज़र और हॉट स्प्रिंग, इसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर लें और इसके थ्रू हम टरबाइंस को घुमा पाएँ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएँ, तो ये कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी ही कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम अर्थक्वेक पे आते हैं। तो अर्थक्वेक का भी जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो ये भी बेसिकली है कि सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट का सडन मूवमेंट से ही अर्थक्वेक जो है वो आते हैं, ठीक है ना। रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटेंस प्रेशर, एक्टिव इंटरनल डायनामिज्म ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जो भी प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, जब एक दूसरे से टकराती हैं इंटेंस प्रेशर की वजह से
जो हमको मोशन देखने को मिलता है अर्थ पर, उसको ही हम अर्थक्वेक बोल देते हैं। अर्थक्वेक के टाइप देखेंगे तो अर्थक्वेक बेसिकली 3 में डिवाइड है, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट और डीप फोकस। ठीक है ना, शैलो फोकस इज द डिस्ट्रक्टिव वन। ठीक है, बेसिकली जो अर्थक्वेक होता है उसको हम रिचर स्केल से नापते हैं, रिचर स्केल से नापते हैं और इसको हम 12 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। 12 सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये आप जान रही कि 12 सेक्शंस में है। पहला इंस्ट्रूमेंटल है और लास्ट वन इज़ द कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, इसका जो रिचर स्केल का मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली 3.5 से हमको 3.5 अगर किसी का हो तो वो हमको फील होने लगता है कि अर्थक्वेक आ चुका है। और मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक बोलें तो 8.1 से अगर ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड दिखाएगा तो वो मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा, सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा। ठीक है ना, अर्थक्वेक मेनली वहीं पे आता है जहाँ पे प्लेट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और जंक्शंस से होते हैं। मान लीजिए 3-4 प्लेट्स हैं, इनके जंक्शन से एक पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे बहुत ही सॉलिड अर्थक्वेक आएगा। कुछ पोजीशंस हैं जो हमारे अर्थ पे हैं, लाइक जापान है, ठीक है ना, लाइक इंडिया का कच्छ है। ये देखिए इंडिया का है, ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये कच्छ का है। ठीक है, गुजरात का जो कच्छ है यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, तो यहाँ पे बहुत हैवी जो अर्थक्वेक है वो हमको फील होता है। जापान का जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे 3 प्लेट का संगम है, मान लीजिए ये एक प्लेट होगा, ये प्लेट होगा, यूरेशियन प्लेट होगा, ये पॉइंट होगा जापान का, तो यहाँ पे भी एक मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। क्रस्ट में अगर ये आ जाए तो कुछ ऐसा हमको दृश्य देखने को मिलता है, और यही अगर ओशन में आ जाए तो हमको सुनामी के रूप में देखने को मिलता है। रीजन अर्थक्वेक के रीज़न की बात करें तो बेसिकली क्लोजन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, जो प्लेट बाउंड्रीज मैंने आपको बताई कि ओशन, कॉन्टिनेंट, ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं ये एक दूसरे से टकराएंगी तो ये जो अर्थक्वेक है देखने को मिलेगा। दूसरा है डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट के डाइवर्जेंस से भी हमको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तीसरा ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्रीज, मैंने बताया 2 प्लेट्स हैं, एक दूसरे डायरेक्शन में दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं बट कोलाइड नहीं होती, वहाँ पे भी फ्रिक्शन की वजह से, इंटेंस प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। मेडिटेरेनियन सी रीजन में बताया छोटे छोटे प्लेट्स हैं, ये दूसरे फ्रिक्वेंट कोलोजन होता है, इसकी वजह से हमको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। चौथा ये है कि जो ओल्ड फ्रैक्चर्स हैं, मान लीजिए फॉल्टिंग है ना, इनकी वजह से भी हमको क्रस्ट में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। चौथा ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब जैसे माइनिंग का सेक्शन हो गया है ना, और जो हम लैंड के नीचे जो भी डिस्टर्बेंस ह्यूमन की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है ना, अर्थक्वेक की बात करें तो ये एक पोर्शन है वॉल्केनो, अर्थक्वेक और लावा प्लेट्यूज। लावा प्लेट्यूज तो मैंने बता दिया कैसे क्रिएट हुए ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग, बट ये जो वॉल्केनोज हैं और ये जो अर्थक्वेक हैं ये सभी, ये देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये इसी रीजन में देखने को मिलता है। वॉल्केनोज इसमें अंदर देखने को मिलेंगे, बट ये जो अर्थक्वेक हैं ये भी हमको इसी रीजन में देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया है वॉल्केनो अर्थक्वेक का। ठीक है ना, ये दोनों के रीज़न एक ही हैं, क्रस्ट का डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आप समझेंगे। नेक्स्ट सुनामी है। सुनामी बेसिकली क्या होता है, ओशन के अंदर अगर अर्थक्वेक आ गया तो सुनामी है वो। ठीक है ना, सबमरीन अर्थक्वेक ही सुनामी है। सडन डिस्टर्बेंस ऑफ द अंडरलाइंग प्लेट्स ट्रांसमिट द शॉक वेव्स टू सरफेस वेव्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि नॉर्मल वेव्स जो होती हैं सुनामी वेव्स, उनमें अंतर क्या होता है, तो नॉर्मल वेव्स की जो स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर नहीं होगी, और जो सुनामी है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुनामी वेव्स आती हैं। ये जो हैं ये शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती हैं, ये जो सुनामी वेव्स होती हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करती हैं। ठीक है, वेव लेंथ इसकी 100 किलोमीटर होती है, इसकी वेव लेंथ 150 किलोमीटर। वेव लेंथ का मतलब ये है कि मान लीजिए ये वेव है, ठीक है ना, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच के डिफरेंस को ही वेव लेंथ बोल देते हैं, या ट्रफ के बीच के डिफरेंस को ही वेव लेंथ बोल देते हैं। तो जो सुनामी है वो 150 किलोमीटर के ऊपर ही इनके जो 150 किलोमीटर के ऊपर ही इनकी वेव लेंथ होती है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर सुनामी का फेज़ देखें तो सुनामी का फेज़ कैसे कैसे है। सबसे पहले तो क्या होता है कि ओशन क्रस्ट में क्या होता है, अपलिफ्ट, मान लीजिए अर्थक्वेक आया तो क्रैक्स आ गए। ठीक है ना, जो क्रैक आए उसमें वाटर क्या हो गया, सबमर्ज हुआ, जिसकी वजह से सबसे पहले तो जब सुनामी आती है तो वाटर कोस्ट से बहुत दूर चला जाता है क्योंकि पूरा मर्ज वहाँ पे हुआ। ठीक है ना, सुनामी वेव्स फिर जनरेट होती हैं इंटेंस प्रेशर के साथ, फिर वो सुनामी वेव्स जनरेट हुई वहाँ से। लेकिन ये बोला जाता है कि जो मिड सी है, मतलब है ना बीच के सी में, ये हमको फील ही नहीं होता कि सुनामी आई है या आ रही है। ठीक है, सी वाटर रिसीड्स एट द शोर मतलब होता है कोस्टल एरिया से जो सी वाटर है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, एट कोस्ट फिर वो जब कोस्ट में आता है तो क्या होता है बेसिकली कि वेव लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होने लगती हैं। मतलब ये जो वेव लेंथ थी जिनके बीच के डिफरेंस है वो जब कोस्ट में आते हैं तो वेव लेंथ क्या होती हैं,
डिक्रीज़ होने लगती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। बट इनकी जो हाइट होती है, ठीक है ना, वेव लेंथ की जो हाइट होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। मतलब वाटर की हाइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। वेव लेंथ डिक्रीज़ होती है बट वाटर की हाइट इंक्रीज़ होती है। बोला जाता है कि जब ये कोस्ट में आता है तो ये 10-12 मंजिला की जो बिल्डिंग्स होती हैं उस हिसाब से इनकी वेव्स जो हैं वो जनरेट कोस्ट में होती हैं। जब वो कोस्ट को हिट करती हैं, मतलब है ना, कोस्ट को जब वो हिट करेंगी तो कोई ऐसा नहीं कि सिंगल वेव्स हिट कर रही हैं। सुनामी में बेसिकली वो मैनी टाइप में मल्टीपल ऑफ वेव्स हिट करती हैं एक रैंडम ऑर्डर पे, एक फ्रिक्वेंट ऑर्डर पे। बोला जाता है जो फोर्थ वेव और एट्थ वेव होती है बहुत ही डिवास्टेटिंग होती है, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होती है, मोस्ट डेंजरस वेव फोर्थ एंड एट्थ वेव्स। ठीक है, तो ये फेज़ हुआ सुनामी का। अगर हम पिक्चर के रूप में देखें तो देखिए एपिसेंटर है मान लीजिए सुनामी का, यहाँ पे वेव्स क्रिएट होना शुरू हुई, लंबी वेव्स हैं, मैंने आपको बताया वेवलेंथ लंबी रहती हैं जैसे जैसे। फिर जब वो कोस्ट पे आती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होने लगती है, बट उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाती है जैसे ये। ठीक है, और वो हमको सी में ऐसे देखने को कुछ मिलती है ना। तो ये आप सब चीज़ें सुनामी में याद रखेंगे। धन्यवाद, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए सुनामी, अर्थक्वेक और वोल्केनोज़ के बारे में।